Good morning everybody. I am चंचल चैलेंजर फ्रॉम यूएम क्लासेस। मैं आपको बताने वाला हूँ आज 10th क्लास के सभी थ्योरम वन शॉट एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट के लिए सहायता होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 10th क्लास के सभी थ्योरम बतलाए जाएंगे और थ्योरम से ही आपको जो जियोमेट्री होता है चैप्टर, उसमें क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 10th क्लास का जो जियोमेट्री यूनिट है उसमें क्वेश्चन सूत्र से नहीं बनता है, उसमें थ्योरम से बनता है। 10th क्लास में 7 यूनिट होता है: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, संख्या पद्धति, बीजगणित, उसके बाद ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता। संख्या पद्धति में एक चैप्टर आता है वास्तविक संख्या। बीजगणित में 4 चैप्टर आता है आपका बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। और ज्यामिति में आपका 4 चैप्टर आता है: त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, वृत्त की स्पर्श रेखा, रचना। तो ये जो 4 चैप्टर है, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और वृत्त की स्पर्श रेखा और रचना, ये चारों चैप्टर थ्योरम से बनेगा। तो हम थ्योरम पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? थ्योरम। तो वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आप भी ज्यामिति का बन जाइएगा किंग। तो ज्यामिति में किंग बनना है तो वीडियो देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही बारीकी से हर एक थ्योरम बतलाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ले चलते हैं फर्स्ट थ्योरम। यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम है थेल्स थ्योरम। तो जो थेल्स थ्योरम है वो कहता है कि यदि कोई त्रिभुज ABC है और उसमें DE, ये DE समानांतर हो BC के, DE समानांतर हो BC के। मैंने 9th क्लास के थ्योरम में बतलाया था कि 2 रेखाएं 3 प्रकार से होती है: समानांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती। मतलब कि बीच का डिस्टेंस बराबर है तो समानांतर कहलाती है, अगर काट दे तो प्रतिच्छेदी, और एक ही पर हो तो समपाती कहलाती है। तो यहाँ पे DE और BC समानांतर रेखाएं हैं। तो समानांतर रेखाएं हैं, अगर प्रश्न से दिया हो तो आपको ये चीज़ लिख देना है, थेल्स प्रमेय से अनुपात लिखना है। जैसे देखिए, ये समानांतर है DE और कौन समानांतर है? BC। तो क्या बच गया? AD बच गया और DB बच गया, AE बच गया, EC बच गया। मतलब कि AD बटा DB, AE बटा में EC, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे हाफ बटा हाफ लिखे हैं, AD बटा में DB। तो LHS में जैसा लिखेंगे वैसा ही RHS में लिखेंगे, AE बटा में EC। और आप फुल बटा हाफ लिखना चाहते हैं, अनुपात आप जिस प्रकार ले सकते हैं वो सब सही है। आप फुल AB हाफ AD, इधर फुल बटा हाफ तो पूरा लिए हैं और ऊपर वाला लिए हैं, तो इधर भी AC और बटा में AE। फुल बटा हाफ ले सकते हैं ऊपर वाला, चाहे फुल बटा नीचे वाला ले सकते हैं DB। मतलब बाएं जैसा अनुपात लेना है वैसा ही अनुपात दाएं लेना है। जैसे देखिए, अगर बाएं लेना है AB और नीचे का लेंगे DB, तो यहाँ पे AC और नीचे का लेंगे EC। फुल बटा हाफ, फुल बटा हाफ, फुल बटा ऊपर वाला हाफ, फुल बटा नीचे वाला हाफ। तो उधर भी RHS में भी फुल बटा हाफ, इधर हाफ बटा फुल है तो इधर भी हाफ बटा फुल। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर समानांतर दिया हो तो बायां का जो अनुपात होता है वही दायां का भी अनुपात होता है।
ये बराबर होता है, इसको प्रूफ कराया गया है। ये वीडियो जो है ये केवल आपको थ्योरम समझाया जा रहा है, आपको याद कर लेना है, मैथ के जीके की तरह। सिद्ध करने का एक अलग वीडियो है। देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर समानांतर दिया हो तो वो भुजा छोड़ देना है और लिखना है थेल्स प्रमेय से अनुपात लिख देना है, बायां अनुपात बराबर में दायां अनुपात। और ये चीज़ जो सिद्ध किया जाता है, ये चीज़ सिद्ध किया जाता है, इस दोनों में एक जोड़ के सिद्ध किया जाता है। जैसे आपको एक चीज़ सिद्ध करा के दिखाते हैं। देखिए, ये ए बी बटा फुल बटा हाफ, ये सिद्ध कर देते हैं। देखिए, तो दोनों तरफ जो हाफ बाई हाफ है ना, हाफ बाई हाफ, उसमें एक जोड़ दीजिए। तो ए बी ए डी बटा में ए बी डी बी ए डी बटा में डी बी ए डी बटा में डी बी ए बटा में ए सी। ये तो बराबर होता है, हम जानते हैं। जो डिब्बा में घेरे हैं ये होता है। और ये चीज़ लाना हो तो दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, ए बटा में ई सी। इधर भी +1 करेंगे, 1 कीजिए, +1, इधर भी +1। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा इधर डी बी और इधर एलसीएम हो जाएगा ई सी। और बताइए, यहाँ पे ए डी हो जाएगा, एक है तो डायरेक्ट गुना डी बी, और यहाँ पे ए ई प्लस में ई सी हो जाएगा। अब उस दोनों को जोड़ देंगे। आप बताइए, ए डी और डी बी कितना हो जाएगा? ए डी और डी बी, तो ए बी हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी ना आएगा, बटा में डी बी। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो ए सी बटा में ई सी। ये वाला सिद्ध हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि डी बी और ई सी सिद्ध करना है तो डी बी और ई सी को नीचे रखना है। अगर हमको ए डी और ए ई सिद्ध करना रहता तो दोनों तरफ पलट सकते हैं आप, तो ए डी और ए ई को नीचे रखना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय में यही है कि अगर फुल बटा हाफ बटा फुल सिद्ध करना है तो जो हाफ वाला होता है उसी को नीचे रखना है और दोनों तरफ 1 जोड़ देना है। ये चीज़ होता है, ये चीज़ थेल्स प्रमेय से होता है। हाफ बाई हाफ, ये थेल्स प्रमेय से होता है, ये प्रूफिंग है। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़, थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ पे आपके सामने सेकंड थ्योरम है, थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर कोई त्रिभुज में अनुपात बराबर दिया है, जैसे ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी, तो अनुपात बराबर दिया है तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से जो रेखा बच जाएगा वो समानांतर होगा, डी ई समानांतर बी सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? ये दिया हो तो ये लिख देना है आंसर में, अगर ये दिया हो तो ये लिख देना है आंसर में। समझे स्टूडेंट्स? ले चलते हैं थर्ड थ्योरम पर। यहाँ पे आपके सामने थर्ड थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का अंदर से आंतरिकतः समद्विभाजित किया जाए या बाह्य समद्विभाजित किया जाए, जैसे देखिए इसमें कोण ए को अंदर से 2 बराबर भागों में बांटा गया है, मतलब ए डी कोण समद्विभाजक है। कोण को बांटता है तो कोण समद्विभाजक, भुजा को बांटता है तो भुजा समद्विभाजक, माध्यिका, और 90 का कोण बनाए तो शीर्षलंब। तो ये जो एडी रेखा है ये कोण को बांट रहा है तो इसको कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है और ये एडी बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो चाहे आंतरिक कोण समद्विभाजक हो चाहे बाह्य कोण समद्विभाजक हो, आपको ये जब दिया हो तो आपको आंसर में लिखना है कि कोण जिससे बन रहा है। देखिए कोण ये ए किससे बन रहा है? ए बी से, और किससे? ए सी से, मतलब ए बी बटा में ए सी का अनुपात। और देखिए ए बी का लास्ट में बी है तो बी से संगत कहाँ तक जाएंगे? डी तक। कोण का आधा अनुपात
और आधार का अनुपात बराबर होता है, और बी डी और सी से कहाँ जाएंगे डी तक, तो बी डी बटा में सी डी। बात समझे, मतलब कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। मतलब ए बी बटा में ए सी और बी डी बटा में सी डी, क्या कि सी से सी डी ना होगा, ये चीज़ बराबर होता है, ये चीज़ आंसर हो गया। देखिए कोण किससे, ये कोण का बाह्य समविभाजित किया गया है, तो कोण किससे बना है? ए बी से और ए सी से, और बी से डी तक और सी से डी तक, ये अनुपात बराबर होता है। थ्योरम याद है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करेगा कि ए बी का मान दे देगा, ए सी का मान दे देगा, बी डी का मान दे देगा और पूरा बी सी का मान पूछेगा, तो सी डी निकाल देंगे इससे और बी डी और सी डी को जोड़ देंगे। तो थ्योरम याद रहेगा तभी ना आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ज्यामिति का, त्रिभुज का, पाइथागोरस प्रमेय का, वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ले चलते हैं इसके विलोम पे, और इसका विलोम देखिए, कोण समविभाजित दिया है तो आपको अनुपात लिख देना है। कोण का अनुपात बराबर में आधार का अनुपात। अगर यही चीज़ दे दिया है, यही चीज़ दे दिया है, तो इसके विलोमतः कोण क्या होगा? समविभाजित होगा। ऊपर में 4 है, मतलब कि यदि किसी त्रिभुज में कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर हो तो क्या होगा? जो आधार पर जो बिंदु होगा वो, और जो कोण पर जो बिंदु होगा वो मिलान रेखा का होगा, कोण समद्विभाजक होगा। मतलब एडी का होगा कोण समद्विभाजक। देखिए नेक्स्ट वीडियो में। 4 नंबर थ्योरम यही है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए, आंतरिकतः या बाह्यतः। ये आधार को यहाँ पे आंतरिकतः बांटा गया है, यह डी बिंदु आंतरिकतः है ना बांट रहा है, और यहाँ पे डी बिंदु कैसे बांट रहा है? बी सी और सी डी बाह्यतः बांट रहा है। तो यदि किसी त्रिभुज के आधार को आंतरिकतः या बाह्यतः बांटा जाए तो जो विभाजन बिंदु होता है और जो शीर्ष पे बिंदु होता है, मिलाने वाली रेखा खंड शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है। शीर्ष कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब कि एडी कोण समद्विभाजक हो जाएगा विलोमतः। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। 5वां नंबर प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक उसका संगत माध्यिका हो तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कैसे? देखिए, ये जो एडी है ये कोण को बांट रहा है 2 बराबर भाग में, मतलब कोण समद्विभाजक है, साथ में माध्यिका भी है क्योंकि भुजा को बांट रहा है। तो अभी हम थ्योरम पढ़ाए हैं कि कोण समद्विभाजित हो तो कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है। देखिए, तो ये कोण किससे मिलके बना है? ए बी से और किससे? ए सी से। तो इसलिए ए बी बटा ए सी बराबर होगा आधार के अनुपात के, बी डी बटा में सी डी के। ये तो हम जानते हैं और देख रहे हैं कि ये बी डी और सी डी भी बराबर है। हम जानते हैं कि 2 चीज़ बराबर हो तो वो कट जाता है। तो ये बी डी और सी डी क्या है? बराबर है, क्योंकि ए डी माध्यिका है। मतलब कि भुजा, माध्यिका किसे कहते हैं? जो भुजा को 2 बराबर भाग में बांटे। तो ये बी डी और सी डी बराबर है, तो ये तो कट गया एक बार में, तो गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर में ए सी। हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का 2 भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब भी एक त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक उसके भुजा को भी समद्विभाजित करे तो वो त्रिभुज कौन त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और यही काम 2 बार हो तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। 2 कोण का समद्विभाजक दोनों का माध्यिका हो तो समबाहु त्रिभुज। देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय में। ये स्टूडेंट, यहाँ पे थ्योरम 6 नंबर में ये जो त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें एडी भी कोण को बांट रहा है और भुजा को बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब एडी भी कोण समद्विभाजक है और माध्यिका है। बीई भी अपने कोण को बांट रहा है और अपने संगत भुजाओं का कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो जो बीई भी है वो भी कोण समद्विभाजक और क्या है? माध्यिका है। तो देखिए,
कोण समद्विभाजक है तो कोण का अनुपात आधार का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए बराबर कीजिए, सबसे पहले AD से चलते हैं, AD से। तो AD से कौन कौन कोण बन रहा है, तो AB और AC से बन रहा है। अरे AD जाके कोण समद्विभाजक है तो कोण का अनुपात आधार का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो AD बटा में AC बराबर होगा BD बटा में CD, B से BD और C से CD। और ये दोनों चीज़ बराबर है तो दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक बार में तो AB क्रॉस गुना हो जाएगा, AB बराबर में AC। समीकरण कितना, 1। अब देखिए समीकरण 2। अब देखिए जो BE है, BE ये भी कोण समद्विभाजक है, तो कोण का अनुपात, तो ये BE कोण समद्विभाजक है तो जो BE कोण को बांट रहा है तो कोण B किससे किससे बना है, BC से और BA से। किससे बना है, BC से और BA से बना है। और लास्ट में C है ना, तो C से CE और A से AE, A से AE। ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। ये दोनों चीज़ बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो 1 1 बार में तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC बराबर में BA। समीकरण 2। आप ही बोलिए कि जो AB है वो AC के बराबर है। AB किसके बराबर, AC के बराबर। यही AB BC के भी बराबर, मतलब तीनों बराबर। 1 2 से देखिए AB AC के बराबर और AB BC के बराबर, मतलब 1 और 2 से AB बराबर BC बराबर AC। मतलब जब काम 2 बार हो, मतलब माध्यिका 2 गो कोण समद्विभाजक 2 गो, मतलब कि देखिए जो लाइन हो ना 2 बार दिया हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन होता है, देखिए हम बोल देते हैं, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण का समद्विभाजक उसका संगत माध्यिका हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझे। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 7। थ्योरम 7 यही है कि अगर ABCD समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जैसे कि देखिए चतुर्भुज मतलब 4 गो भुजा, चतुर्भुज मतलब 4 गो, 1 2 3 4, 4 गो भुजा है तो चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन देखिए अगर ABCD, AB अगर समानांतर हो CD के और AD समानांतर हो BC के, आमने सामने समानांतर होगा तो कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और एक युग्म समानांतर हो, देखिए AB और CD ये समानांतर है, लेकिन AD और BC जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये तो एक युग्म समानांतर है और एक युग्म असमानांतर है। तो एक युग्म असमानांतर हो उसे ही समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात बराबर होता है। ये चीज़ याद कर लेना है, ये थ्योरम है तो याद कर लेना है। विकर्ण का अनुपात मतलब AO बटा में OC, AO बटा में OC और BO बटा में OD। ये हो जाएगा आंसर। कब, जब समलंब चतुर्भुज दिया हो तब। ले चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर थ्योरम यही है कि 2 त्रिभुज के समरूपता, मतलब कि 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं उसकी शर्त को जानना है। 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं तो 9th क्लास के प्रमेय में बतलाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, UM क्लास में जाके देख सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाला ही वीडियो है 9th क्लास का ऑल थ्योरम। तो सर्वांगसम का 5 शर्त होता है। देखिए हम लोग समरूप सर्वांगसम में होता है कि दोनों चीज़ एकदम सेम टू सेम होता है, बराबर होता है, भुजा भुजा के बराबर, कोण कोण के बराबर, तो उसके लिए शर्त होता है। लेकिन हम लोग समरूप पढ़ेंगे। 2 त्रिभुज समरूप कब होता है तो उसके लिए 4 शर्त है। कोण कोण कोण, कोण कोण, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये 4 शर्त है। अगर इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज एक ही रूप के होते हैं।
समरूप, हम लोग समरूप पढ़ रहे हैं। समरूप मतलब होता है एक ही रूप का। जैसे देखिए यहाँ पे ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, दोनों एक ही रूप का न है, क्योंकि दोनों वृत्त है। इसमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। दो आकृति समरूप होने पर, होने के लिए 4 गो शर्त है। अगर हो जाए तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। देखिए हमेशा त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5, 3/5, और दोनों का कोण बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग नहीं, समरूप होने के 4 शर्त है। अगर समरूप हो जाए तो कोण कोण के बराबर हो जाएगा और भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो इस नियम से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। AB बटा में DE, BC बटा में EF, AC बटा में DF, तीनों बराबर हो जाएगा। प्रमेय 8 में यही है कि समरूप होने के 4 शर्त होते हैं। समरूप होने के कितने शर्त होते हैं, 4। एंगल 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 समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, साइड 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 समरूपता, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। प्रमेय 9 यही है कि समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, और उसके बाद समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष कौन है, B, अगर कर्ण पर लंब डाला जाए, मतलब कि BD लंब है किस पर, AC पर। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो एक थ्योरम कहता है कि जो लंब का वर्ग होता है, लंब का वर्ग होता है कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब AD इंटू CD के क्या होता है, ये बराबर होता है। ये प्रमेय है। और यही बात सत्य है कि जब समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचिएगा तो इससे 3 त्रिभुज बनते हैं। एक बड़ा त्रिभुज ABC, और ये ऊपर वाला ADB, और ये नीचे वाला DBC, नीचे वाला। ये तीनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं, एक ही रूप के होते हैं। क्या कि ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला, आप बताइए ऊपर वाला में ADB में ये जो कोण A है, कोण A, ये पूरा बड़ा त्रिभुज में भी है और ये ऊपर वाला त्रिभुज में भी है कि नहीं। और ये जो देखिए बड़का त्रिभुज में B90 है और ऊपर वाला त्रिभुज में ये D90 है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का 2 कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के 2 कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तभी ना शर्त लिखवाए थे कि समरूप होने के 4 शर्त होते हैं, कोण कोण कोण, कोण कोण, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तो इस ऊपर वाला त्रिभुज का 2 कोण पूरे बाहर वाला त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसी प्रकार देखिए C भी दोनों में है, नीचे वाला छोटा वाला त्रिभुज में और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में भी है। और ये जो D90 है और बड़ा में B90 है, तो छोटे ऊपर वाला भी पूरे बड़े वाले के समरूप और नीचे वाला भी बड़े वाले के समरूप, तो तीनों आपस में समरूप हो गया। आज जब समरूप हो जाएगा तो भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। उसी से ये समीकरण निकला हुआ है कि लंब का वर्ग जो होता है, बीच वाला में जो होता है उसका वर्ग ना अन्य 2 भागों के, कर्ण के 2 भागों के गुणनफल का होता है, बराबर होता है। ये चीज रट जाना है, एकदम याद कर लेना है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो लंब रेखा का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आपके सामने 10 थ्योरम यही है कि यदि 2 त्रिभुज समरूप हो, अब जिस नियम से भी समरूप हो, कौन 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 से, चाहे कौन कौन से,
चाहे भुजा कोण भुजा से, चाहे भुजा 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 से, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप है तो ये चीज़ आंसर याद कर लेना है कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ABC का क्षेत्रफल और बटा में DEF का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के AB और DE के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे BC भी लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर तो इधर का लेंगे EF का स्क्वायर, मतलब भुजा दिया हो तो आप क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। उसका इस्तेमाल की भुजा दिया है कितना 3, यहाँ पे 2, उल्टा दे दिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे 2 देते हैं, यहाँ पे 3, 2 त्रिभुज समरूप है और उसका भुजा AB दिया है 2, DE दिया है 3, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, प्रमेय कहता है कि उसका वर्ग कर दीजिए तो 4:9 हो जाएगा। बात समझे। अगर क्षेत्रफल दिया रहता तो क्षेत्रफल रख देते तो भुजा निकल जाता। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो उसमें रूट लगा देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो, इसे भुजा कितना निकला, भुजा का अनुपात 2 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4:9। अगर यही चीज़ दे देता तो इसका रूट लगा देते। ईश्वर का संबंध किससे होता है, रूट से, तो 2:3 आ जाता। हम कहना चाह रहे हैं कि 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम है। अब देखिए भुजा कोई हो सकता है, ये AM AC बटा DF का भी स्क्वायर हो सकता है, चाहे AM का स्क्वायर बटा में DN का भी स्क्वायर हो सकता है। मतलब भुजा में कोण समद्विभाजक हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे शीर्षलंब हो, तीनों में कोई भी हो, चाहे त्रिभुज का तीनों भुजा कोई भी हो, उसका संगत भुजा के वर्ग का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बात याद कर लेना है कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर थ्योरम यही है कि 2 त्रिभुज समरूप हो तो जो परिमाप का अनुपात होता है ना, वो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल में क्या था कि उसमें वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन परिमाप में, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, 2 त्रिभुज के अगर समरूप हो तो परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। वो संगत भुजा में वो माध्यिका, शीर्षलंब, कोण समद्विभाजक भी हो सकता है। समरूप होगा तो भुजा का भी अनुपात बराबर होता है। जैसे ये भी चीज़ सत्य है कि भुजा का अनुपात, ये संगत भुजा मतलब कि मान ली कि ये कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। समरूप हो, 2 त्रिभुज समरूप हो तो भुजा का अनुपात बराबर होता है और शीर्षलंब का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। और जो परिमाप का अनुपात होता है वो भी भुजा का अनुपात और शीर्षलंब का अनुपात, चाहे माध्यिका का अनुपात, चाहे कोण समद्विभाजक के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। केवल क्षेत्रफल का अनुपात में भुजा जो लेना है, संगत भुजा, उसका स्क्वायर डाल देना है। क्या डाल देना है, स्क्वायर। ये चलते हैं 12 नंबर प्रमेय पे। देखिए थ्योरम 12 नंबर यही कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है ABC और उसमें कोण B 90 है, मतलब ABC समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो सामने वाला कहलाता है वो कर्ण कहलाता है। मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, ये लंब है और प्लस में आधार स्क्वायर, ये बराबर होता है। समकोण त्रिभुज दिया हो तो समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूनकोण त्रिभुज, उसके बाद अधिकोण त्रिभुज। इसमें यही चीज़ है कि समकोण देगा, 90 देगा, मतलब जो कोण देता है ना, कोण देता है तो भुजा ढूंढते हैं। देखिए समकोण का बात हो रहा है तो सामने वाला भुजा कौन है, AC, तो उसका स्क्वायर एक साइड। अगर न्यून कोण भी दे तो उसका सामने वाला भुजा भी देखेंगे, उसका भुजा का स्क्वायर एक साइड। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। समकोण दिया हो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको एक भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो जो एक भुजा है, एक भुजा, उसके सामने वाला कोण 90 होगा। सामने वाला कोण क्या होगा? 90 होगा। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से 90 होगा। तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। कोण देगा तो भुजा ढूंढेंगे, भुजा देगा तो कोण ढूंढेंगे आंसर में। देखिए यहाँ पे देखिए, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप देखिए आप वीडियो में बने हैं तभी आप यूनिक स्टूडेंट बनिएगा। बस हमको और 2-3-4 प्रमेय पढ़ाना है, मतलब थोड़ा सा कम ही पढ़ाना है। देखिए अब लास्ट ही पे है, आप ही बनिएगा बिहार में टॉप स्टूडेंट, ताकि आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं समकोण देगा तो समकोण के सामने वाला भुजा देखना है। यहाँ पे न्यून कोण दिया है, अगर बी न्यून कोण है तो इसके सामने कौन भुजा है? AC। ये तो शीर्षलम है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर शीर्षलम होता है, अधिकोण त्रिभुज में बाहर शीर्षलम होता है। कहाँ शीर्षलम होता है? बाहर। ABC अधिकोण त्रिभुज है और ABC न्यून कोण त्रिभुज है। तो हमको आंसर में भुजा ढूंढना है, क्योंकि कोण दिया है तो कौन भुजा है? AC। तो AC का स्क्वायर एक साइड, और कौन कौन भुजा बच गया त्रिभुज में? तो AB बचा और BC बचा। तो AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। न्यून कोण में क्या करना है? माइनस करना है, -2 लिख देना है, 2 -2। और देखिए आप किस कोण से चले हैं? B से। तो B से BD और B से BC। कोण BA से ना न्यून कोण है, इससे ना चले हैं आप। तो BD इंटू BC। क्योंकि आप सूत्र याद किए हैं, A प्लस बी के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A माइनस बी के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो न्यून कोण में -2AB कर देना है, मतलब -2 से रिलेटेड है, और अधिक कोण में +2AB जैसा है। देखिए इसमें भुजा कौन देगा तो भुजा ढूंढेंगे। कोण B के सामने कौन भुजा है? AC। तो AC का स्क्वायर कौन कौन बच गया भुजा त्रिभुज में? AB और BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2, और B से जाना है C तक, क्योंकि कोण B से चलना है, और B से D तक। तो BC इंटू BD। ये न्यून कोण त्रिभुज का प्रमेय है, ये अधिकोण त्रिभुज का प्रमेय है। और ये याद कर लेना है कि यदि कि न्यून कोण त्रिभुज में ABC में कोण B न्यून कोण हो और AD आधार पर क्या हो? लंब हो, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। और अधिकोण त्रिभुज में ये चीज़ याद कर लेना है, प्लस 2BC इंटू BD। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखिए ये 16 नंबर प्रमेय माध्यिका पर है। आप कोण समद्विभाजक पे भी प्रमेय पढ़े हैं कि कोण का अनुपात, अगर ये कोण समद्विभाजक रहता है तो कोण का अनुपात और आधार का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब माध्यिका हो तो क्या होता है? आंसर में क्या होता है तो याद कर लेना है दोस्तों। अगर माध्यिका हो तो बताइए, माध्यिका हो तो ये किस मतलब कोण किस कोण पे मिला है? A पर ना। तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो AB से बना है और किस से? AC से। उसी तरह है, उसमें अनुपात होता था, इसमें वर्ग करना है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो भुजाओं के AB और क्या थी? AC। दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा कौन है? BC। तीसरे भुजा के आधे के वर्ग के दुगुना, तीसरे भुजा के आधे के वर्ग के दुगुना, और माध्यिका के वर्ग के दुगुना के योगफल की क्या होती है? बराबर होती है। ये प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में माध्यिका हो तो त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के आधे के वर्ग का दुगुना और माध्यिका के वर्ग के दुगुना के योगफल क्या होता है? बराबर होता है। यही थ्योरम है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, इसको याद कर लेना है। ये स्टूडेंट हमारे सामने 17 नंबर प्रमेय और 18 नंबर प्रमेय यही कहता है कि यदि वृत्त में, देखिए याद रखिए, अगर
कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर क्या करे, काटे, तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है। और दो बिंदु पर काटे तो उसको कहते हैं छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यदि वृत्त में ये स्पर्श रेखा दिया हो, स्पर्श रेखा किया हो, दिया हो, तो स्पर्श, ये जहाँ स्पर्श करता है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। यहाँ पे बिंदु बी स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगर स्पर्श रेखा दिया हो तो आंसर में आपको लिखना है 90 डिग्री। स्पर्श देगा तो गारंटी है ओ बी लंब है ए बी पर, मतलब कोण ओ बी ए बराबर में 90 डिग्री। स्पर्श रेखा देगा तो 90 का कोण बनेगा। अगर 90 देगा तो ये कौन रेखा है, तो विलोमतः पी एम चाहे एम पी स्पर्श रेखा है। ये प्रमेय है, याद कर लेना है कि स्पर्श रेखा होगा तो 90 का कोण बनेगा, 90 होगा तो ये जो रेखा है वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 19 यही है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब कि अगर बाह्य बिंदु दिया है और उससे दो गो स्पर्श रेखा है, पी ए और क्या थी, पी बी, तो ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये थ्योरम है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। साथ में ये भी याद कर लेना है कि ये जो कोण बन रहा है ए पी बी, केंद्र से जाने वाली रेखा इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ पे P है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे P है, क्या है, P। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाए, दो स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है किसी बाह्य बिंदु से, और दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। ये जो केंद्र से जाता है जो रेखा, उस कोण को समद्विभाजित करता है। देखिए, अगर आप O से A को मिला दिए, O से B को मिला दिए, तो दो त्रिभुज हो गया, एगो PAO एगो PBO। आप बताइए कि यहाँ पे 90 बनेगा, काहे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 का संबंध होता है, यही बताए हैं। और यहाँ पे भी 90 बनेगा, तो 90 90 के बराबर। और ये जो भुजा है सामने वाला, ये कर्ण कहलाता है। तो कर्ण उभयनिष्ठ है, और ये OA और OB त्रिज्या है, मतलब इसमें लग रहा है RHS। देखिए, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने का 5 गो शर्त, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS। तो RHS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो 6 अंक के बराबर, तो ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन समरूप होने के 4 शर्त होते हैं। कौन कौन कौन, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। अगर समरूप हो तो कोण बराबर होता है और भुजा का अनुपात बराबर होता है। सर्वांगसम 6 अंक बराबर, लेकिन इसमें 6 अंक बराबर नहीं, 3 गो अंक बराबर, मतलब कोणवा बराबर और भुजा का अनुपात बराबर, भुजा का अनुपात। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखिए, आपका ये सेकेंड लास्ट थ्योरम है कि यदि वृत्त में स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा ए बी कौन रेखा है, स्पर्श रेखा, क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ए बी स्पर्श रेखा है। तो एम बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श बिंदु से अगर जीवा खींची जाए, देखिए स्पर्श बिंदु से क्या खींचा गया है, जीवा, MN क्या है, जीवा। यदि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, यहाँ पे कोण कौन बन रहा है, MBN। संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के बराबर होते हैं। देखिए, दाएं वाला का
एकांतर खंड बाएं वाला होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा MPN, ये कौन MPN के क्या होगा बराबर होगा, मतलब स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बनाया गया कोण, मतलब दाएं वाला जितना बाएं एकांतर खंड बनेगा उस सब कोण के बराबर होगा। अब बाएं वाला जितना, ये जैसे कोई कहेगा कि AMN किसके बराबर होगा, इधर जितना कोण बनेगा ना SMN के बराबर होगा। दाएं वाला कोण बाएं वाला एकांतर खंड कोण के बराबर, अब बाएं वाला दाएं वाला कोण के बराबर होता है। ये थ्योरम है। लास्ट थ्योरम पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट थ्योरम यही है कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकतः, अंदर से आंतरिकतः स्पर्श करे या बाह्य स्पर्श करे। यहाँ पे कहाँ स्पर्श कर रहा है, बाह्य, तो दो वृत्त आंतरिकतः स्पर्श करे या बाह्य स्पर्श करे। स्पर्श बिंदु केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होती है। ये जो स्पर्श बिंदु है, कौन स्पर्श बिंदु है, मान लीजिए कि P स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होती है। ये थ्योरम है। देखिए दो वृत्त कितने प्रकार से, देखिए ये देखिए, ये प्रतिच्छेदी वृत्त है, ये बाह्य स्पर्शी है, ये अंतःस्पर्शी है, ये सकेंद्रीय वृत्त है। और कोई कहेगा, थ्योरम समाप्त हो गया कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकतः या बाह्यतः स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होती है। हम बतला रहे हैं कि वृत्त अंतःस्पर्शी हो, बाह्यस्पर्शी हो, प्रतिच्छेदी हो, अप्रतिच्छेदी हो, स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसमें कौ गो है, एगो, इसमें कौ गो होगा, 3 गो, एगो बाहर बाहर, एगो ऊपर, एगो बीच में। प्रतिच्छेदी में कौ गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 2 गो। सकेंद्रीय वृत्त में एक भी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ नहीं। अप्रतिच्छेदी में 4 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बात समझे? तो ये सब याद कर लेना है। देखिए जितना 21 को बात है, मैथ का जीके है, ये आपको याद कर लेना है कि समानांतर हो तो अनुपात बराबर 90 हो तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार प्लस आधार का स्क्वायर, 90 हो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब जितना बात आपको पढ़ाए हैं ना कि स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो स्पर्श रेखा कहलाएगा, ये आपको याद कर लेना है। तो आप वीडियो में अगर शुरू से आप लास्ट तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जितने भी जो इच्छुक हैं मैथ्स से पढ़ने के लिए, थ्योरम को जानने के लिए, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका ज्यामिति का हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमको मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।